और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा उन उद्यमी को जिन्होंने देश में मैनेज्ड ऑफिस स्पेस की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। आज 14 शहरों में 14 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा क्षेत्र में काम करता है और हाल ही में भारतीय स्टॉक मार्केट में लिस्ट होकर नई ऊंचाई पर पहुंचा है। स्मार्ट वर्क के को फाउंडर हर्ष बेनानी जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर और उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगी हमारी वरिष्ठ सहयोगी रोमाना इसार खान। आप दोनों का मंच पर स्वागत है। हर्ष बेनानी हमारे साथ मौजूद हैं। हर्ष जो अपने आप में एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी है, एक इंस्पिरेशन है। स्टार्टअप की जब आप बात करेंगे तो फिर जो कामयाब स्टार्टअप्स आपके जहन में आएंगे उसमें स्मार्ट स्पेसेस अपने आप जहन में आ जाता है। तो जोरदार तालियों के साथ जरा हर्ष का स्वागत कीजिए। पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे कि ये जो स्मार्ट स्पेसेस है, ये आइडिया कैसे आया? पहले तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई नो इट्स अ वेरी फॉगी मॉर्निंग दिल्ली में, और पर्टिकुलरली मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि बहुत लोग यहाँ पे खास करके ट्रैवल करके आए दिल्ली, तो थैंक यू फॉर दैट। इंडिया बहुत चेंज हो गया है लास्ट 10 सालों में, और पर्टिकुलरली आज के दिन इंडिया का युवा, जैसे हम इंडिया को वर्ल्ड के नज़र से देखते हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हमें लास्ट फ्यू ईयर्स में दिखा है। ग्रोइंग अप इन कैलकाटा, मैं दिल्ली आया पढ़ने, उसके बाद मैं 5 साल यूएस में बिताया, जहां मैं वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में काम करता था, मैकिन्जी, और साथ में मैंने अपना बिजनेस स्कूल भी वहां पे परस्यू किया। ग्रोइंग अप इन इंडिया हमेशा हमें एक ऐसा एहसास होता था कि इंडिया की जो ऑफिस एक्सपीरियंस है उसमें उतना एनर्जी हमें नहीं आ रहा है। और आज के दिन जब अपने बात करते हैं रोटी कपड़ा मकान का, ऑफिस की डेफिनेशन और परिभाषा टू अ लार्ज एक्सटेंट इन इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन 4 दीवार में डेस्क लगाया हुआ जहाँ लोग आके काम करते हैं, सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं। जब हम गूगल मेटा वगैरह की कैंपसेस की छान कर रहे थे, काफ़ी हमारे दोस्त वहाँ पे काम करते थे, हमें वहाँ पे एक माहौल दिखा जो ऑलमोस्ट इक्वेट मैं कर सकता हूँ एज अ डिज्नी लैंड फॉर अडल्ट्स। जिम है, क्रैश है, फूड कोर्ट है, और आपको सडनली ये चीज़ की एहसास हुई कि अगर आज के दिन हम ऑफिस में काम करना चाहते हैं तो क्यों ना ऑफिस में हम ये सारे सुख सुविधाओं का भी निर्भर करें, और साथ में इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो। और इंडिया आज के दिन केवल ग्लोब की आइडियाज़ को नहीं लेता है, इंडिया उस आइडियाज़ को अपने हिसाब से इंडियनाइज करता है। और स्मार्टवर्क्स की आइडिया बिल्कुल इंडिया की आइडिया है। वर्ल्ड की आइडिया थी कोवर्किंग, जहां आप एक तल्ला भाड़े में लेते थे, सुख सुविधाएं आप प्रोवाइड करते थे, और स्मॉल और मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस को आप वो जगह देते थे। जब हमने इंडिया में ये आइडिया का प्रचलन किया, मेरे फाउंडर नितिश, इनिशियली मैं 6 महीने बाद उनको ज्वाइन किया, हमें ये चीज़ की क्लैरिटी हो गई कि इंडिया में 75% रियल एस्टेट जो है आज के दिन छोटे प्रमोटर्स, वन टाइम लैंडलॉर्ड्स ओन करते हैं, बट साथ में आपका जो डिमांड है 90% गूगल, फेडेक्स, एक्सेंचर जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज चलाती है। तो यहीं पे आइडिया का निर्माण हुआ कि क्यों ना हम पूरी ऐसी बिल्डिंग्स इंडिया के टॉप शहरों में, टॉप कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स में ले, जहाँ पे हम उस स्पेस को ट्रांसफॉर्म करें, सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करें, और साथ में जाके ये एंटरप्राइजेस को बोले कि आपको ऑफिस की आवश्यकता क्यों है। हम एक प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑफिस भी दे रहे हैं, आपकी सारी ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर रहे हैं, इसमें आपको 20% सेविंग्स भी होएगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके एम्प्लॉयज विल बी वेरी हैप्पी एंड प्रोडक्टिव। तो वर्कप्लेस इकोसिस्टम को आपने बदला कैसे? वर्कप्लेस इकोसिस्टम को बदलने के लिए हमने काफ़ी सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए। पहले तो हमने उस वर्कस्पेस में वर्ल्ड के सारे एस्पिरेशनल अम्यूनिटीज़ का निर्माण किया। साथ में आज के दिन इंडिया का टाइम हो गया है इंस्टेंट, जब हम बात करते हैं क्विक कॉमर्स, 10 मिनट में हमें डिलीवरी चाहिए, तो स्मार्टवर्क्स का कॉन्सेप्ट भी वैसा ही सिमिलर है। हम वर्कप्लेस की सारी अम्यूनिटीज़ भी आपको देते हैं, और साथ में 60 दिन में आपका बना बनाया ऑफिस आपको प्रस्तुत करते हैं, जिसमें आपको कॉस्ट सेविंग्स भी मिलती है, और साथ में आपके एम्प्लॉयज़ बहुत हैप्पी और प्रोडक्टिव रहते हैं। शाम को आप जब ऑफिस छोड़ के जा रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप थके हुए जाओ, आप जिम या सारे अम्यूनिटीज़ की सुविधा लेके भी जा सकते हो। तो इस एस्पिरेशन से हमने इस मॉडल को डेवलप किया, और इस कॉन्सेप्ट की आप तेजी देखिए। 10 साल पहले फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस इंडिया में 0% था, 0। और आज के दिन
10 करोड़ स्क्वायर फुट से ज़्यादा, जो कि 10% ऑफ इंडियाज़ कमर्शियल ऑफिस स्पेस है, ये आइडिया बन चुका है। स्मार्ट वर्क्स इस ग्रोइंग स्पेस में एक लीडरशिप पोजीशन का निर्माण कर चुका है, और ये जान के हमें खुशी होनी चाहिए कि इस सेक्टर में इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया की ऑफिस की गोल्डन रन लास्ट 10-15 सालों से चल रही है, और अब ये रन और बड़ा होता जाएगा। तो यही वजह है ना कि आपने बाकायदा वो एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो 14 मिलियन स्क्वायर फीट का साम्राज्य है। भारत में 13 शहर हैं जिनमें 59 सेंटर्स हैं और 2 सिंगापुर। तो ये आगे किस तरीके से आप इस ग्रोथ स्टोरी को देख रहे हैं? और क्योंकि आप कह रहे हैं कि आगे तो ये रन और ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है मामला, तो 2047 जो विकसित भारत की कहानी है, वहां स्मार्ट जो ये स्मार्ट प्लेसेस, स्मार्ट वर्क्स है, वो किस तरीके से फिट होता है? इसके लिए हमें थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। इंडिया 75 साल ऑफ इंडिपेंडेंस में 100 करोड़ स्क्वायर फुट ऑफिस स्पेस का निर्माण कर चुका है। हर एक देश की एक टाइम आती है जब आपको वो क्वाड्रपल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखना स्टार्ट होता है, और आज के दिन हम उस मुकाम में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं जहां प्रैक्टिकली स्पीकिंग एवरी ईयर 5 से 6 करोड़ स्क्वायर फुट एवरी ईयर लीज होती है। इतने छोटे टाइम में अगर आप इमेजिन कर लीजिए, इतना ये बड़ा बन चुका है काम। इंडिया में नेक्स्ट 10 से 15 सालों में ही एक और 100 करोड़ स्क्वायर फुट वापस बनेगी। Oh my God. तो आप इमेजिन करिए, जो 75 साल में हुआ, नेक्स्ट 10 से 15 सालों में फिर होने वाला है। और आप ग्लोबली देखिए, ये चीज़ की चर्चा हर जगह हो रही है कि इंडिया इज़ द ऑफिस टू द वर्ल्ड। तो गोइंग फॉरवर्ड 2047 में, जहां हमारा बहुत बड़ा गवर्नमेंट का, मोदी जी का, सबका एस्पिरेशन ये है कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बने, तो आप केवल इमेजिन कर सकते हो कि ऑफिस स्पेस की पेनिट्रेशन कितना ज़्यादा बढ़ने वाली है। इंडियन के जो स्टार्टअप्स हैं उनको तो ऑफिस स्पेस चाहिए, बट साथ साथ आपके जो बड़े बिजनेस ग्रुप्स है, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो या पुराने ग्रुप्स हो, वो सब भी ऑफिस बड़े मात्रा में इस कैटेगरी में मूव कर रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ माना जो हुई है लास्ट 5 सालों में, कोविड के बाद इंडिया में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की चलन बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी कि बाहर की कंपनीज इंडिया में आके अपना ऑफिस सेटअप कर रही है, इंडियन एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, और वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उन्हें इंडिया केवल सस्ता लगता है। सस्ता लगता तो शायद वो कॉल सेंटर में ही सीमित रहते। अब उनके इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स, इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो उनके पूरे कंपनी को चलाती है, वो भारी मात्रा में आ रही है। तो चाहे वर्ल्ड में बंदी हो या तेजी हो, इंडिया का ऑफिस मार्केट हमेशा रॉक करता रहेगा, क्योंकि बाहर की कंपनीज आते रहेगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए आपकी, ठीक है ये सब हम कह रहे हैं, पर क्या आने वाले 20 साल में जो हमारा वर्क प्लेस है वो इसी तरीके का रहने वाला है? उसमें हम किसी तरीके का देखते हैं क्या वो इवॉल्व करेगा? क्योंकि अभी तो ज़्यादातर फिजिकल मोड में, आगे क्या हाइब्रिड मोड या फिर कोई और तरीके का जिसमें आपको लगता है कि ऐसे इवॉल्व कर सकता है आगे जो वर्क प्लेस है? Look, change is the only constant. Okay. Workplace in India has evolved probably more in the last 10 years than it has evolved in the last 50 years. आज के दिन का इंडियन युवा एम्प्लॉई को वर्ल्ड का आभास है, एहसास है। वो जानता है गूगल की ऑफिस अगर सैन फ्रांसिस्को में ऐसी है तो दिल्ली हो या पुणे हो, हमें भी ऑफिस वैसा ही चाहिए। तो आज के दिन टाइम्स हैव चेंज ड्रामेटिकली। 20 सालों में बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना कि क्या होएगा, बट ये जरूर प्रिडिक्ट करना इजी है कि क्या चेंज नहीं करेगा। तो क्या चेंज नहीं करेगा? ह्यूमन कनेक्शन। ओके। इंडिया इज नॉट बिल्ट कंप्लीटली फॉर वर्क फ्रॉम होम। इंडिया स्ट्राइव्स फॉर ह्यूमन कनेक्शंस, और कोविड के बाद एक बहुत बड़ा दौर चला था वर्ल्ड ओवर जहां वर्क फ्रॉम होम का प्रचलन काफ़ी चला। बट आज के दिन अगर आप देखोगे लास्ट 3-4 सालों में हाइब्रिड मोड एंड रेगुलर वर्क फ्रॉम ऑफिस इज द वर्ल्ड ऑर्डर। So work from home is not future. वर्क फ्रॉम होम कैन ऑब्वियसली इवॉल्व इनटू अ हाइब्रिड मोड, बट वर्क प्लेस में 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत रहेगी जो मैं बोलता हूँ कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। ए, डिज़ायर फॉर एक्सपीरियंस। तो जो भी आप वर्क प्लेस में काम करोगे वहाँ पे एक बहुत बड़ा एम्प्लॉय का डिमांड रहेगा कि हमें बहुत सारे अम्यूनिटीज, सुख सुविधाएं चाहिए। और सेकेंड, गोइंग फॉरवर्ड वर्क प्लेस, हमें ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस की ओनरशिप नहीं होएगी, वर्क स्पेस की लीजिंग होएगी, जो हमारे फॉर्मेट में आज के दिन होती है कि आज के दिन आप जगह केवल भाड़े में मत लो, आपका जगह पूरा मैनेज्ड होएगा।
तो वहाँ पे भी हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेशन गोइंग फॉरवर्ड बढ़ेगी। तो जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके थ्रू ड्रिवन वर्कप्लेस में क्या इनोवेशंस आप देख रहे हैं आने वाले कुछ समय में? इंडिया इज़ अ ग्लोबल हब फॉर इनोवेशन, और इंडिया आपको एक बहुत बड़ा माध्यम देता है, ना कि केवल स्पेस से, बट जस्ट क्योंकि इतने सारे लोग भी हैं यहाँ पे कि आप बहुत सारे इनोवेशंस के ग्लोबल कैपिटल बन जाते हो। और ऑफिस स्पेस में तो हमने एक बहुत बड़ा इनोवेशन देखा ही है, इनोवेशन एंड एडवेंट ऑफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। आज के दिन जब मॉर्गन स्टैनली इस चीज़ की बात करता है, चर्चा करता है कि इंडिया इज़ द ऑफिस टू द वर्ल्ड, वी शुड टेक इट वेरी वेरी सीरियसली, बिकॉज इंडिया में जो इनोवेशन हुई है, वेदर इट्स विथ रिगार्ड्स टू वर्क प्लेस, रेंटल आर्बिट्राज तो है ही, बट टैलेंट की भी आर्बिट्राज है। यहाँ पे आपको गोइंग फॉरवर्ड बहुत सारे बाहर की कंपनीज दिखेंगी गोइंग फॉरवर्ड, जो यहाँ पे आके इनोवेशन करेगी, और इंडिया में जो वो इनोवेशन करेंगी अपने R&D में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स में, वो इनोवेशन वर्ल्ड ओवर जाएगा। सो अर्लियर वी वर नोन टू absorb a lot of innovation from the world. Going forward, we expect the next decade, India will be a massive exporter of a lot of innovation, particularly in the workplace area. So we'll be the leaders basically. Absolutely. हम दिशा दिखाएंगे दुनिया को इस स्पेस में। अच्छा, मुझे बताइए कि जब हम ये सब बात कर रहे हैं तो अगर ग्लोबल कंपनीज जो हैं उनको इंडिया में क्या चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी? सो आज के दिन जब अपने ग्लोबल कंपनीज की बात करें, इंडिया इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन टू देम, और पहला जहन हमारे माइंड में यही आएगा कि ग्लोबल कंपनीज को इंडिया शायद इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे एक तो भाड़ा कम है, वी आर अ डॉलर मार्केट, रेंटल इज़ ऑलवेज लेस देन $1 a square foot. सेकेंडली, यहाँ पे टैलेंट इज़ ऑल्सो अवेलेबल एट अ लोअर कॉस्ट दैन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। ये दोनों चीज़ तो आपका एक, आप मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू कंपनीज अट्रैक्ट होती है, बट दिस इज ओनली अ स्टार्टिंग पॉइंट। व्हाट इज मोर अट्रैक्टिव टू कंपनीज आज के दिन जो भी कोई देख रहा है, एक कंपनी चाहती है स्पीड, दूसरी कंपनी चाहती है फ्लेक्सिबिलिटी। और आज के दिन इंडिया जो स्पीड से, जैसे मैं आपको अपने हमारे कॉन्सेप्ट की भी चर्चा कर रहा था कि 60 दिन में ना कि हम आपको ऑफिस दे रहे हैं, बट इंडिया ऑल्सो हैज़ द एबिलिटी कि 60 से 90 दिन में आपको एक बहुत बड़ा टैलेंट फोर्स खड़ा करके दे दे। और आज के दिन हम एक चर्चा कर रहे थे ग्लोबल बैंक की, जिससे मैं लास्ट वीक मिला था जब वो US से आए। उन्होंने इस बात की जहन की कि हमारा सेंटर इंडिया में भी है, पोलैंड में भी है, फिलीपींस में भी है, और US और यूरोप में तो है ही, बट हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि हम लिटरली 3000 लोग 60 दिन में बने बनाए ऑफिस में हायर रिक्रूट करके शिफ्ट कर सकते हैं। दैट इज़ द स्केल एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडिया। और आज के दिन इंडियन टैलेंट की चर्चा तो वर्ल्ड ओवर ही होती है। अब देखिए, इंडियन टैलेंट इज डन सो वेल ग्लोबली, और यही चीज़ अगर आप देखिए, आप मल्टीप्लाई करके बोले कि यही सेम चीज़ अब इंडिया में होगी, सेम इंडियन टैलेंट, बट आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दे दिया है और ग्लोबल कंपनीज का एक और माध्यम दे दिया है, तो मल्टीप्लिकेशन एंड कंपाउंडिंग विल हैपन एट एन अनप्रेसिडेंटेड पेस। पर हर्ष, आप मेरे साथ अग्री करेंगे कि उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारा इंडियन टैलेंट है, मतलब वर्कप्लेस की तो हम बात करें, जो वर्कफोर्स है उसको भी रेलेवेंट बनाए रखने के लिए, खासतौर से आने वाले समय में जिस तरीके के चैलेंजेस हैं, AI जिस तरीके के चैलेंजेस पोज कर रही है, तो उनको रेलेवेंट बनाने के लिए आपको क्या लगता है कहाँ ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है? आज के दिन अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, पहला एक डर सबके माइंड में ये आ जाता है कि ये तो शायद ह्यूमंस को रिप्लेस करेगा। ओके। थॉट प्रोसेस हमें सबको अपना थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा। कंप्यूटर जब आई थी तब भी सेम ही चर्चा हुआ था कि ये शायद हमारी जॉब्स को ले लेगा। सबसे पहले तो हमें एक सेल्फ अवेयरनेस करनी पड़ेगी दैट वी आर रेडी टू एम्ब्रेस द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दैट द वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर। वी आर नॉट गोइंग टू बी फाइटिंग अगेंस्ट इट, वी आर गोइंग टू बी एम्ब्रेसिंग एंड कोलैबोरेटिंग विद इट। और साथ में यही चीज़ हम देख रहे हैं, ग्लोबल कंपनीज जब इंडियंस को यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में हायर करते हैं, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम वो रन करते हैं उन्हें अपस्किल एंड ट्रेन करने के लिए। तो आज के दिन इंडिया के वर्कफोर्स को वी शुड सी दिस एज अ बिग अपॉर्चुनिटी कि इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत अच्छा कर रही है, बाहर की कंपनीज भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन दी ओनली थिंग दैट विल कीप अस एट द सेम पेस इज़ अगर हम हमारा स्किल सेट्स को टाइम के साथ पूरा रेलिवेंट रखें। तो भारी मात्रा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग हैज़ टू बिकम अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन करिकुलम ऑफ स्कूल्स। और साथ में केवल एजुकेशन नहीं, हमें एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग की भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। जब मैं US में था, ये चीज़ को मुझे काफ़ी दिखा और एहसास हुआ
कि अगर एजुकेशन के साथ साथ आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती, जो आज के दिन हम देख रहे हैं गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा पुश भी मारा है टुवर्ड्स इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, कि जितना ज़्यादा हम एकेडमिक एंड टेक्नोलॉजी की टेक्निकल को प्रैक्टिकल के तरफ बदले और अडॉप्ट कराए मार्केट में, वहीं पे हमारा मूवमेंट ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप एक्सपोजर दे सकें बिल्कुल। अपने यंग टैलेंट को, कि वो सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं उससे नहीं, बल्कि उनको ऑन हैंड एक एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, ताकि जब वो टेक्निकली वर्कफोर्स में एंटर करें तो वो फुली ट्रेंड हों। यही आप कह रहे हैं? बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज ऐड ऑन। नहीं, जैसे आपने कहा कि वर्कफोर्स हैज़ टू बी ट्रेंड, रीस्किल्ड, रीट्रेंड, रीस्किल्ड। सो ये कार्यक्रम पूरा चलते रहना चाहिए, क्योंकि आज के दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब इतना जल्दी चेंजेस आपको दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि 3 साल बाद ये सेम चीज़ रहे। ठीक है, तो अब इस पर आते हैं कि 2047 जो विकसित भारत का हम सपना देख रहे हैं, उसमें हर्ष का आकलन क्या है? वो कौन से सेक्टर्स होंगे जो हमारे लिए ग्रोथ इंजन्स का काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो विकसित भारत का जो ड्रीम है, ऑल ऑफ अस कलेक्टिवली शेयर इन द रूम इन द कंट्री, दैट ड्रीम बाय इटसेल्फ इज वेरी एक्साइटिंग। और ये ड्रीम केवल फ्यू सेक्टर से नहीं होएगा, दिस हैज़ टू बी अ ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ, बिकॉज इंडिया में पर्टिकुलरली जब हम देखते हैं देयर इज सच अ लार्ज बॉटम ऑफ द पिरामिड इज वेल। अगर हमें ये सारे सेक्टर्स को पेनिट्रेट करना है तो द नेक्स्ट वेव इन इंडिया हैज़ टू मूव अवे फ्रॉम सिटीज़, particularly towards a lot of tier 2 and tier 3 cities. So हमें particularly ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड डिस्ट्रप्शन तो हर जगह होएगा ही, बट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी भारी मात्रा में हमें ग्रोथ दिखते हुए जा रहा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, और वहाँ पे काफ़ी ग्रोथ क्रिएट होएगी, एंड दैट इज़ द ओनली वे वी कैन रीच टू द मासेस एट अ tier 2, tier 3 लेवल विलेज टाउन्स। सेकेंड, हेल्थ केयर और एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जहाँ पे पहले बहुत फिजिकल मात्रा से अब हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स विद डिजिटल हैव हैड मिक्स्ड रिजल्ट्स, बट गोइंग फॉरवर्ड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक कॉम्बिनेशन जो फिजिकल और डिजिटल को कंबाइन करे, वो भी एक भारी तरीके से एक बहुत बड़ा एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लाएगा। और फाइनली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का प्रचलन, जहाँ पे आप वर्ल्ड के सारे बेस्ट कंपनीज को यहाँ पे लाते हो, और वो एक भारी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट इंडिया में क्रिएट करती है, और इंडिया में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करती है जो वर्ल्ड ओवर जाएगा। यहाँ पे भी हमें लगता है एक बहुत बड़ा स्कोप और अपॉर्चुनिटी आएगा। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ की जब हम हिंदुस्तान में बात करते हैं, तो खासतौर से वहाँ पर जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, अभी तक तो हम देख रहे थे कि स्टार्टअप हब के तौर पर जो हमारे बड़े शहर हैं, बेंगलुरु, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, तो यहीं तक वो सीमित था। लेकिन अब जो स्टार्टअप्स हैं, जिस तरीके से इस मंच पर पहले भी बात हुई है कि वो tier 2 में भी एक तरीके से हब बनकर उभर रहे हैं। आप जयपुर का एग्जाम्पल लीजिए, आप इंदौर का एग्जाम्पल लीजिए, तो ये स्टार्टअप्स का रोल उस ग्रोथ स्टोरी को इंक्लूसिव बनाने के लिए और tier 2, tier 3 सिटीज़ तक लेकर जाने के लिए, वो आप किस तरीके से लिंक करते हैं? बिल्कुल, देखिए, आज के दिन स्मार्टवर्क्स भारी मात्रा में tier 1 सिटीज़ में ग्रो किया है, बट साथ में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमें tier 2 सिटीज़ में भी अब दिख रहा है। Okay. और जब हम जाते हैं आज के दिन जयपुर, इंदौर, हर जगह हमारा वहाँ पे व्यवसाय है, तो एक चीज़ हमें बहुत क्लियर हो गया है कि टैलेंट तो इंडिया में ब्रॉड बेस्ड है। टैलेंट को निखारने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो आज के दिन जब हम भारी मात्रा में ऑफिसेज क्रिएट कर रहे हैं, द ओनली ब्रिज दैट यू आर एक्चुअली नाउ ट्राइंग टू एड्रेस is making sure that top quality talent which is coming from Bharat, tier 2 cities, is getting access to the right infrastructure and opportunities. Because अगर आप उसको infrastructure नहीं provide करते हो, वो सेम काम जयपुर में बैठ के भी कर सकता है और सेम काम यहाँ पे गुड़गांव जो 3 घंटा दूर है वहाँ पे भी कर सकता है। बट वो जयपुर में उसके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि मैं क्यों जाऊँ जब मेरे को सारी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रही है या मिलने वाली है। So we believe that infrastructure development will be the biggest leveler which will ensure कि चाहे आप tier 1 में हो, चाहे आप इंदौर में हो, चाहे आप कोई विलेज में हो, you are able to access the same infrastructure on the digital and physical format. तो स्मार्टवर्क्स जैसे जो आपका जिस तरीके का एक स्टार्टअप है, वो जो बाकी स्टार्टअप्स हैं उनको भी पुश देंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। आप ये कह रहे हैं कि tier 2 सिटीज़ तक पहुंचने के लिए उसमें फिर कोई भी स्टार्टअप हो, उसको शायद कॉस्ट भी बेटर होगी, कॉस्ट एफिशिएंट निकल कर आएगा मामला, अगर आप tier 2 में अपना फोकस रखेंगे तो, या अपना बेस बनाएंगे तो। हर्ष? बिल्कुल, कॉस्ट का एडवांटेज तो डेफिनेटली रहेगा,
कॉस्ट का एडवांटेज विल नॉट ओनली बी इन टर्म्स ऑफ स्पेस बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टैलेंट। और आज के दिन अगर आप देखते हैं बहुत सारे बड़े कंपनीज क्यों हिचकिचाते हैं ये टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जाने के लिए, क्योंकि उनके माइंड में ये चीज़ रहती है कि हमें शायद एक ट्रस्टेड एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जहाँ पे हमें अच्छी सुख सुविधाएं मिलेगी, अच्छा टैलेंट मिलेगा। अगर आप वो एक ट्रस्ट ब्रिज करके उन्हें ये चीज़ की एहसास करा पाओ कि यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगी बट दिस विल बी एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट टू टियर 1, देन इंडिया बीइंग सच अ वैल्यू ड्रिवन इकोनॉमी इट इज़ अ नो ब्रेनर कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की भी ग्रोथ आपको भारी मात्रा में दिखेगी। और साथ में उसके अराउंड जो इकोसिस्टम आपको चाहिए, चाहे वो रेसिडेंशियल कॉन्डोमोनियम्स बनाना हो या मॉल्स बनाना हो, फिर तो वो भी एक साथ साथ overall क्रिएट पूरा होएगा। पुश मिलेगा ना। बिल्कुल। और इसीलिए वो इंक्लूसिव ग्रोथ, जो समावेशी विकास है, वो आप अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल कर पाएंगे। अब मुझे बताइए कि जो भारत के लिए कहा जाता है कि साहब यहाँ हर 1 घंटे में 2 से 3 नए स्टार्टअप जो हैं वो बन रहे होते हैं, ओवरऑल जो इंडिया की 2047 का डेवलप्ड इंडिया वाला जो हमारा एक ड्रीम है, जो सपना है, वो साकार करने में ये जो भारतीय स्टार्टअप्स हैं, इनकी भूमिका क्या रहने वाली है? स्टार्टअप्स हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट फिनोमेना इन द लास्ट डेकेड। अगर आपने देखी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो हुई है, प्रैक्टिकली आपके हाथ में कुछ नंबर्स होते होंगे ऑफ वेरी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन 2014 और आज के दिन इंडिया के स्टार्टअप्स आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। लास्ट 2 इयर्स में आपको भारी मात्रा में बहुत सारे इंडियन कंपनीज का घर वापसी भी होते हुए दिखा है जो घर वापसी करके फाइनली यहाँ पे इंडिया में आईपीओ कर रहे हैं। तो स्टार्टअप्स हमारे व्यू में एक बहुत बड़ा ब्रिज है बिटवीन मेकिंग इन इंडिया एंड सर्विंग टू द वर्ल्ड। और स्टार्टअप्स आज के दिन, चाहे वो कोई एक कॉलेज का स्टूडेंट हो या कोई कॉरपोरेट एम्प्लॉय हो, सबके मन में एक एस्पिरेशन है कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। 10 साल पहले या 20 साल पहले जिसको भी अमेरिका जाने का मौका मिलता था, शायद वो एक अमेरिकन ड्रीम ही लिव करना चाहता था। बट टाइम्स हैव चेंज्ड इन इंडिया। You are here to live the Indian dream and create impact at scale globally. उस एस्पिरेशन से हमने अपने कंपनी को भी काफ़ी बढ़ाया और आज के दिन हमें बहुत इस चीज़ की सेटिस्फैक्शन है कि हमारा जो सेक्टर है जिसमें काफ़ी सारे और भी प्लेयर्स हैं, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बन गया है। हमारा सेक्टर इज़ नॉट दी ओनली वन विच इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया में ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं और आज के दिन हमें ऐसा लगता है कि 20 सालों में इंडिया वुड हैव चेंज्ड अ लॉट एंड जो स्टार्टअप्स एक ब्रिज क्रिएट करेंगे ऑफ सर्विंग द वर्ल्ड, इट विल नॉट बी लिमिटेड टू ओनली क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाना, बट जो आपका एक सॉफ्ट पावर होता है कि इंडियन कंपनीज कैन बी वर्ल्ड बीटिंग, कैन क्रिएट ग्लोबल इम्पैक्ट एट स्केल। जो आज के दिन हम वर्ल्ड के यूएस कंपनीज देखते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऐसा ही एस्पिरेशन हम सबके माइंड में है कि क्यों ना हम ऐसा कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करें कि इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली इकोनॉमिक इम्पैक्ट बट इट क्रिएट्स अ नेशन वाइड ग्लोबल इम्पैक्ट। दैट इज वेयर वी बिलीव स्टार्टअप्स कैन एक्चुअली क्रिएट दैट मैं वही ट्रांसफॉर्मेशन। जानना चाह रही थी कि क्या स्टार्टअप्स को लेकर हम इस तरीके का कोई सपना देख सकते हैं कि वाकई में इतना पोटेंशियल कि आप ग्लोबली उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हो? हम तो वो सपना रोज ही देख रहे हैं और लास्ट फ्यू इयर्स में आप जो जो स्टार्टअप्स को देखोगे लास्ट 3-4 सालों में, कितने कम सारे कंपनीज हैव गॉन पब्लिक, कितने सारे कंपनीज हैव रेज्ड अ लॉट ऑफ कैपिटल। सो हमारे माइंड में कोई ऐसा डाउट है ही नहीं। लेकिन बहुत से कुछ ऐसा भी कि ग्राफ ऊपर जाता है और फिर एकदम से नीचे भी चला जाता है। इस तरीके देखिए के वो भी ग्राफ कुछ होना, miscalculations वो दिखते थोड़ा हैं। ग्राफ होना स्वाभाविक है। ओके। क्योंकि स्वाभाविक इसलिए क्योंकि वो डीएनए एंड द डेफिनेशन नीड्स टू कीप इवॉल्विंग। आज के दिन एक चयन ये हो गया था कि हम स्टार्टअप्स को सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन स्टार्टअप फंडिंग उठाती है। हाँ। क्यों? जिस दिन उस कंपनी ने पहला प्रॉफिट करा है हम क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हैं? जिस दिन उस कंपनी ने 3-4 सालों में भारी मात्रा में कैश फ्लो जनरेट ऐसा किया कि उसे बाहर की फंडिंग की ज़रूरत ही नहीं है, हम वो क्यों ना सेलिब्रेट करते हैं? तो समवेयर वी एज अ सोसाइटी ऑल्सो हैव टू पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू एक्नॉलेज दैट यूएस में आज के दिन फेलियर्स आर सेलिब्रेटेड। इंडिया में एक बहुत बड़ा टैबू है इस चीज़ का कि अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर एक बार फेल किए हो तो शायद आप वापस हिम्मत ही ना करो वापस एंटरप्रेन्योरशिप करने का। बट उल्टे साइड में हम ये भी देखते हैं कि जो ज़्यादा फेल करता है उस लर्निंग की एक जो एडवांटेज है उससे उसकी नेक्स्ट कंपनी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मैं 1 सेकंड आपको रोकूं। हर्ष का एक फलसफा है, इनकी एक फिलॉसफी है और इनकी फिलॉसफी के हिसाब से हर जो दिन आता है वो या तो आपके लिए कामयाबी सक्सेस लेकर आता है या फिर वो आपके लिए सबक लर्निंग लेकर आता है।
फेलियर वाला शब्द मेरे ख्याल से हर्ष की डिक्शनरी में तो है नहीं, और यही आपको लगता है कि स्टार्टअप्स का भी मंत्र होना चाहिए हर्ष? बिल्कुल, स्टार्टअप्स आर एन एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग, बट द वे अगर कोई स्टार्टअप नहीं चलती है तो वी शुड नॉट कॉल इट एज अ फेलियर, वी शुड कॉल इट एज अ लर्निंग एंड अ पिवट. So therefore it is very important for us in the society to encourage entrepreneurs. Not only are they creating a lot of new employment and new ideas, but at the same time आज के दिन अगर हमें वर्ल्ड पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो startups is one of the only major channels through which you can actually create it at that scale. आपने अपनी जर्नी में किस तरीके का एक शिफ्ट देखा है ये स्टार्टअप्स को लेकर, एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट किस तरीके का आपने देखा? आपका जिन लोगों से इंटरेक्शन होता है उनकी सोच में भी कुछ शिफ्ट आपको देखा? बिल्कुल, आई कैन रिमेंबर वेरी विविडली जब मैं 2015 को बे एरिया में था, वी वर डूइंग अ ट्रैक ऑफ द टॉप इन्वेस्टर्स इन सैन फ्रांसिस्को. ओके. मैं दूर दूर तक सारे ऑफिसेज में झांकता रहा कि मुझे कहीं तो दिख जाएगा कोई इंडियन स्टार्टअप का लोगो. और ये कौन से साल की बात है? 2015 की बात कर रहा हूँ. 2015. एंड देयर वर ओनली 3. अच्छा. आई विजिटेड 20 ऑफिसेज, देयर वर ओनली 3. लास्ट ईयर मैं वापस गया. गेस व्हाट, हर उस ऑफिस में एटलीस्ट 15 से 20% लोगोस तो इंडियन स्टार्टअप्स के थे. ओह माय गॉड, इसके लिए तो तालियां बजती हैं. एंड ये सब हमारे सामने लास्ट 10 सालों में ही हुआ है. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वर्ल्ड भी देख रहा है. इट इज नॉट ओनली दैट इंडिया इज द ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड, बट इंडिया ट्रूली बिलीव्स दैट अ लॉट ऑफ आइडियाज कैन गेट जर्मिनेटेड फ्रॉम इंडिया एंड कैन बिकम वर्ल्ड बीटिंग. सो समवेयर आज का टाइम ऐसा है कि वर्ल्ड में बहुत अनसर्टेनिटी है. इंडिया इज प्रॉबली वन ऑफ द ओनली पॉकेट्स जहां आपको बहुत ज़्यादा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दिख रही है. और साथ में इंडिया में अगर कोई आइडिया चल जाता है तो हमने बहुत बार देखा है वो आइडिया 2G का 4G बहुत जल्दी बन जाता है. तो वैसा कौन सा एक आइडिया है जो हम क्रिएट कर सकते हैं जो सीधा एक रेवोल्यूशन लाए बट साथ साथ में एक टेक्नोलॉजी ही ओवरलैप कर ले? तो उस तरीके से सारे इंडियंस को भी सोचना चाहिए कि इंडिया इज नॉट इंफीरियर, वर्ल्ड इज टेकिंग नोटिस, वी जस्ट हैव टू बिल्ड ऑन दैट आइडिया एंड टेक इट टू द वर्ल्ड. इसके लिए R&D कितना ज़रूरी हो जाता है? आपको लगता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट अभी बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर क्या हम थोड़ा लैक कर रहे हैं और वहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है? क्लियरली R&D इज अ बिग अपॉर्चुनिटी एरिया. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि R&D में हम लैक कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड के बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मा के सारे लार्ज R&Ds इंडिया में ही होते हैं. बट R&D हैज़ अ वेरी लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड. R&D के साथ साथ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इंस्टेंट प्रॉफिट मिलेगी, वो तो होने वाला नहीं है. और साथ में ये चीज़ पर्टिकुलरली हमने देखा है, पर्टिकुलरली अमेरिका में, US में, कि बहुत सारे ऐसे फंड्स होते हैं जिनका एक ऐसा लॉन्ग टेन्योर होराइजन रहता है कि वो R&D को जब तक कमर्शलाइज नहीं होता है तब तक वो सपोर्ट करते रहते हैं. तो समवेयर हमें हमारा माइंडसेट थोड़ा सा और इवॉल्व करना पड़ेगा. जैसे गवर्नमेंट ने भी बहुत इस चीज़ों का नोटिस लिया है, अभी एक फंड भी क्रिएट किया है फॉर डीप टेक, क्योंकि सम ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज विल टेक एटलीस्ट अ डेकेड फॉर इट टू फाइनली फाइंड अ प्रैक्टिकल यूज. उसके बाद आपका कमर्शियल होएगा. इस दौरान एंटरप्रेन्योर थोड़ा थक जाता है, थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि उसे उस लेवल की सपोर्ट नहीं मिलती है. तो वैसा अगर हम एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं तो आई हैव नो डाउट इन द माइंड दैट R&D कैन बी अ बिग एनेबलर. And we should not only be the R&D centers of global companies. We should be doing a lot of our indigenous R&D as well. देश की बड़ी समस्याओं की जब हम बात करते हैं तो बेरोजगारी वो बार बार घूम फिर कर चर्चा में आती है. आपको लगता है कि स्टार्टअप्स और एक तरीके से वो सोल्यूशन दे सकता है देश में जो बेरोजगारी की समस्या है उसको सुलझाने में? Startups can enable, but startups cannot completely drive that agenda. क्योंकि जो चीज़ several decades से चल रहा है, if startups can deliver, for example, जैसे हम देख रहे हैं आधार का जो टेक्नोलॉजी has been game changing, उसके चलते UPI का एक बहुत बड़ा प्रचलन चालू हुआ ऑथेंटिकेशन का. एंड टुडे आज के दिन कहीं ना कहीं हमें UPI और आधार को एक बहुत बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा फॉर रिड्यूसिंग द पॉवर्टी एट अ ग्राउंड लेवल. Perhaps you could argue that उसका रोल ज़्यादा लीकेज कट करने में और कन्वीनियंस के लिए था rather than creating more wealth. However, having said that, उस टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप का निर्माण के चलते आपको वो दिखता हुआ. तो गोइंग फॉरवर्ड हमें ऐसा ज़रूर लगता है कि बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगी, बट वी शुड नॉट बी ओवरली डिपेंडेंट एंड पुट सो मच प्रेशर ऑन द स्टार्टअप, बिकॉज दिस विल रिक्वायर एन एंटायर विलेज एंड अ कंट्री टू एक्चुअली रिड्यूस दिस प्रॉब्लम.
ठीक है, सरकार से आपको क्या लगता है कहाँ सपोर्ट की अभी और ज़रूरत है? हालांकि भारत सरकार जो है वो बहुत मदद कर रही है, योजनाएं लेकर आ रही है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सरकार की हमें नज़र आती है, लेकिन अभी हम जिस स्टेज में हैं और जो हमारा एक गोल है, फिनिश लाइन तो 2047 डेवलप्ड इंडिया है, तो उस लिहाज से और कहाँ नीतिगत बदलाव आपको लगता है कि करना चाहिए? लास्ट डेकेड में गवर्नमेंट ने एक बहुत प्रोएक्टिव पुश किया है टुवर्ड्स स्टार्टअप। एंड अगर आप आज के दिन देखोगे गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो, दोनों ने ही बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं। और पर्टिकुलरली आज के दिन हम जब अपने ऑनरेबल मोदी जी का विजन भी देखते हैं ऑफ माइंड टू मार्केट, वेरी एलिक्वेंटली टॉक्स अबाउट द फैक्ट कि एक आइडिया को आपको मार्केट में कितना जल्दी ले जाने के लिए क्या क्या नीतियाँ अपनानी चाहिए। तो हमें ऐसा लगता है कि स्टार्टअप्स की तरफ गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फोकस और प्रायोरिटी आया है। साथ में हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं अब कि जो बहुत सारे स्टार्टअप्स अब स्केल अप हो चुके हैं या जो एक लार्ज स्केल पे चले गए हैं, कंप्लायंसेस का एक थोड़ा नेक्स्ट दौरान का और सिंप्लीफिकेशन और ईज हो। सो आवर ओनली रिक्वेस्ट वुड बी दैट द ईज ऑफ स्केलिंग अप एंड सिंगल विंडो क्लियरेंसेस फॉर कंपनीज हु क्लियर अ सर्टेन स्टेज, बिकॉज आज के दिन भी यू आर वर्किंग अक्रॉस मेनी डिफरेंट स्टेट्स एंड ऑल्सो वर्किंग विद द सेंटर। अगर यहाँ पे हमें थोड़ा सा और सपोर्ट मिले तो डेफिनेटली दिस विल बी अ बिग एडेड एडवांटेज टू ऑल कंपनीज हु वांट टू स्केल अप। सपनों का आकाश चाहिए, मतलब ऊपर जाने के लिए बिल्कुल खुला आकाश चाहिए। बिल्कुल, और वो आकाश बढ़ता रहे। तो अभी कहाँ पर आकर एक कैप सा लग जाता है और फिर वहाँ उसको स्टेज को पार करने में मुश्किल होती है, जो आप कह रहे हैं कि साहब वो स्केल अप करने में और आसानी चाहिए, तो अभी दिक्कत कहाँ आती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिक्कत तो माइंड में पहले चालू होती है। अगर आपके आइडिया में और एज एन एंटरप्रेन्योर आपके आइडिया में आपको उतना भरोसा है, देन आई डोंट थिंक एनीथिंग विल स्टॉप यू नेसेसरली। आई थिंक अभी कॉन्वर्सेशन मोर इस तरफ है कि किस तरीके से हम इसको ब्रॉड बेस्ड करें, क्या पॉलिसी सपोर्ट हमें मिले ताकि ये अड़चन जो फ्यूचर में आ सकती है, जिसके लिए हमें शायद और मेहनत करना पड़ता, वो मेहनत करना ना पड़े और वो वाला चीज़ और इजीली हो जाए। आइडिया जो हमारा है वो उसको फाइनल फ्रुक्टिशन तक हम ऐसे भी लेके जाएंगे, बट ये मिल जाए तो और आसान हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे। आज की तारीख में अगर बात की जाए तो हमारा जो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम है, व्हाट इज एग्जैक्टली फ्यूलिंग दिस स्टार्टअप इकोसिस्टम? इज इट इंडिविजुअल पैशन? बहुत सारे कारण हैं जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम को फ्यूल कर रहे हैं। अगर हम बारीकी से देखें, पहला तो ये इंडिया इज़ वेरी यंग, और जब हम यंग रहते हैं वी कम विद नो इनोवेशंस, वी जस्ट कम विद अ लॉट ऑफ ड्रीम्स कि हमें एक वर्ल्ड को कॉन्कर करना है। तो इंडिया का यूथ इज़ वन ऑफ द मेजर एनेबलर्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अब उसके बाद अगर हम देखें, सेकंड मेजर आपको जो पैशन के बियॉन्ड चाहिए, आपको चाहिए आइडियाज़। आज के दिन अगर आप देखो एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द वर्ल्ड काफ़ी भारी मात्रा में घूम रहा है, और इंडिया में बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे हैं जो ग्लोब में कहीं ना कहीं टेस्ट हो गए हैं और इंडिया में आके इंडियनाइज हुए हैं। पहले के टाइम पे आप देखते थे उबर, ओला। सिमिलरली हमने देखा हमारा आइडिया जैसे को वर्किंग का, हमने उसको फ्लिप करके बोल दिया कि को वर्किंग तो बाहर की आइडिया है, इंडिया के लार्ज कंपनीज को मैनेज्ड ऑफिस चाहिए। तो समवेयर यू ऑलवेज हैव टू, एग्जैक्टली, सो यू ऑलवेज हैव टू इंडियनाइज द आइडिया पर से। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच इज हैपेंड इज दैट आज के दिन कैपिटल अवेलेबल हो गई है, क्योंकि पैशन एंड आइडिया कैन ओनली टेक यू टू वन लेवल। आज के दिन वर्ल्ड डिमांड स्पीड एंड स्केल, और आपको स्पीड एंड स्केल विदाउट कैपिटल बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, इंडिया में बहुत सारे वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी फंड्स भी है, बट वर्ल्ड ओवर बहुत सारा कैपिटल अब यहाँ पे आ रहा है। सो दैट इज ऑल्सो ड्राइविंग एंटरप्रेन्योरशिप। और आई एम श्योर आज के दिन जब लोग बहुत सारे सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स देखते हैं ऑफ कंपनीज हु हैव IPO'd, हु हैव गॉन पब्लिक, हु हैव गॉन टू द वर्ल्ड, वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन होता है आज के यूथ को कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो वो नेटवर्क इफेक्ट जो अब इंडिया में एक चालू हो गया है, अभी रुकने वाला नहीं है। इंडिया इज गोइंग टू कंटिन्यू टेकिंग ओवर द वर्ल्ड, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर 2047 में वर्ल्ड के जो टॉप 100 स्टार्टअप्स होते हैं, आज के दिन इंडिया के शायद कम नंबर रिप्रेजेंटेशन है, ये नंबर आपको भारी मात्रा से इंडिया में बढ़ते हुए दिखेगा वर्ल्ड में। ये तो हम सब चाहते हैं ऐसा हो, इसके लिए तो तालियां होनी चाहिए। इस शानदार सपने को साकार करने के लिए ये हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए, क्योंकि अल्टीमेटली बुनियाद में सब चीज़ के पैसा आ जाता है, फंडिंग है ना, तो जो ग्लोबल फंडिंग है उसको इंडिया के लिए, स्टार्टअप्स के लिए और अट्रैक्टिव, आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, इंडिया ऑलरेडी इज एट अ वेरी अट्रैक्टिव पॉइंट टुडे, बिकॉज इंडिया में एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और इंडिया में वर्ल्ड ओवर अगर आप देखें एक लेवल ऑफ ट्रस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है।
भली बहुत अनसर्निटी रहती है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिक्स एक्सेट्रा, बट लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स इंडिया के ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज के दिन जब हम बहुत सारे ग्लोबल प्रैक्टिशनर्स, ग्लोबल कंपनी से चर्चा करते हैं रिगार्डिंग इंडिया कि व्हाट कैन वी डू टू मेक इंडिया मोर अट्रैक्टिव, a few themes emerge. One is that there is a high expectation of getting high productivity from Indian employees. So somewhere Indian employees are known to be very hard working, but somewhere जो global companies को एक capital productivity चाहिए, वहाँ पे एक opportunity है of India to continue getting better. And second is of course India बहुत ज़्यादा notice ले रहा है कि किस तरीके से हम अपना policy environment और ज़्यादा congenial करें, क्योंकि आज के दिन जब बाहर की कैपिटल आती है वो उस एक्सपेक्टेशन से भी आती है कि वो केवल कैपिटल इंडिया में नहीं इन्वेस्ट करे, बट वो कैपिटल इंडिया में प्रॉफिट कमा के वापस अपने कंट्री ले जाए ओरिजिनली। तो वो जो इंटायर जर्नी है वो इतना साधारण और इतना ईजी नहीं है, एंड दैट जर्नी समटाइम्स टेक्स मोर ईयर्स देन व्हाट इट शुड। तो अगर समवेयर हम आज के दिन जब ग्लोबल कैपिटल फ्लोज का बात करें, सिंगापुर देखे या बहुत सारे ऐसे कंट्रीज देखे, वहाँ पे ये फ्लोज बहुत ज़्यादा ईजी है। सो दैट विल बी ऑब्वियसली वन मोर एक्सपेक्टेशन आई वुड थिंक जो बहुत सारे ग्लोबल कंपनीज को रहेगा विथ रिगार्ड्स टू व्हाट कैन मेक इंडिया मोर अट्रैक्टिव। वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया के अंदर कि आप जब चाहें आएं और निकल कर यहाँ से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ कैपिटल फ्लोज। ओके, ईज ऑफ कैपिटल फ्लोज, एग्जैक्टली, ये ज़्यादा स्पेसिफिक आपने बताया। मुझे बताइए, क्योंकि आप खुद अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है, जहाँ से मैंने आज इस बातचीत की शुरुआत की, आपकी जो जर्नी रही है उसमें दिक्कतें कहाँ पर आई और आपने उसको कैसे पार पाया? फंडिंग को लेकर भी आपको प्रॉब्लम आई? विदाउट चैलेंजेस और डिफिकल्टीज देयर इज नो सक्सेस। सो ये तो एक फोरगोन कंक्लूजन है कि आप जितना ज़्यादा एफर्ट डालोगे उतना ज़्यादा आप लकी भी होगे एंड मोर अपॉर्चुनिटीज विल ओपन अप। एंड देयरफॉर पहले जो एक शब्द था कि परसिवियरेंस, फॉर एन एंटरप्रेन्योर ग्रिट एंड परसिवियरेंस इज सेकंड टू नन। बहुत सारे ऐसे डेज आएंगे जहां आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बट मोस्ट ऑफ योर डेज इन योर अर्ली डेज विल बी हम्बलिंग डेज। एंड वहाँ पे अगर आज के दिन अपने ये सोचते हैं कि मैं थ्योरी पे बिलीव करता हूँ कि डीप रूट्स टॉल ट्रीज। ओके, सो कहीं पे भी हमें वो जो एक शॉर्टकट का एक थॉट प्रोसेस रहता है, अगर आपका रूट जड़ी मजबूत नहीं है तो पेड़ तो लंबा होएगा नहीं। तो हमेशा हमें एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इस चीज़ पे करनी चाहिए कि हाउ कैन आई बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, बिकॉज फॉर एनी कंपनी और फॉर एनी इंडिविजुअल हार्ड डेज तो आएंगे, एंड इनफैक्ट हार्ड डेज विल बी मोर दैन योर मोर सक्सेसफुल डेज। बट अगर आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो यू विल बी ऑलवेज एबल टू ट्रेवर्स एनी चैलेंज विच इज़ देयर। और समवेयर आई नो आप बहुत, मैं युवा को भी देख रहा हूँ आज के दिन यहाँ पे बैठे हुए, और आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दैट एंटायर जर्नी। समवेयर हमारे माइंड में हमेशा ये चीज़ एक रहता है कि आई विल डू दिस टुमारो, आई विल डू दिस आफ्टर अ फ्यू डेज, बट अनफॉर्चुनेटली टुमारो इज टुडे। तो जब आपने अपना मन बना लिया है, यू विल हैव टू मेक इट हैपन बिकॉज देर इज नो टुमारो। एंड ये जो एक माइंडसेट आपको अंदर से अपना शिफ्ट करके ट्रांसफर करना पड़ता है, वो जो कर पाता है वही रूट है आई वुड से ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंड challenges, I can probably write a PhD because since we've scaled up, I think we've only faced a lot of obstacles, but I think turning obstacles into victory is what gives you more energy. और अगर आज के दिन आप ये सोच सकते हो कि 9 साल के टाइम पे एक कंपनी जो एक आइडिया स्टेज पे थी, बाहर की आइडिया को उसने कन्वर्ट करके मैनेज्ड ऑफिस का एक नया कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया, फिर कोविड को हमने ट्रवर्स किया, और कोविड के समय ऑब्वियसली ये भी गारंटीड नहीं था कि कंपनी सर्वाइव करेगी कि नहीं। कैपिटल रेस तो दूर की बात, आप सर्वाइव करोगे कि नहीं पता नहीं, और उसके बाद कैपिटल रेस हैड देयर ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। और वो दौरान देख के आप इंडिया के लार्जेस्ट बने हो और आपने अब इंडिया के पब्लिक मार्केट में लिस्ट किया है। सो इफ इन 9 years we can accomplish this with so many challenges of COVID, market pivot and being a category leader and taking an idea to the world, अगर हम लोग ये कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। All it requires is grit and perseverance, और अगर आप राइट टाइम पे राइट प्लेस पे हो तो आप अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करोगे।
और वो अडाप्ट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारे यहाँ तो ऑन अ लाइटर नोट, हमारे यहाँ तो चाइनीज़ भी बिल्कुल देसी अपना अपने अपने हिसाब से, मतलब पंजाब में जब आप चाइनीज़ खाओगे एकदम पंजाबी फ्लेवर वाला, और बंगाल में जब आप खाएंगे तो बड़ा ही बंगाली अंदाज वाला चाइनीज़ आपको मिलेगा कि चाइनीज़ भी चकरा जाए कि कौन सा चाइनीज़ खा रहे हैं हिंदुस्तान में। लेकिन सवाल ये, आपने उस हिसाब से अपनी जो वर्क प्लेसेस है उसको तो यहाँ पर अडाप्ट किया। जहाँ से आपने शुरू किया था तब से और अब तक जो आपका वर्क प्लेसेस का एक सिलसिला चला है, उसमें आपने किस तरीके के बदलाव देखे? अब जो कस्टमर्स आपके होते हैं वो आपको बाकायदा कहते हैं कि हमको ऐसा वर्क प्लेस चाहिए, वो डिफाइन करके देते हैं, या अभी भी आपके पास और इनोवेशंस होते हैं, आइडियाज़ होते हैं उनको देने के लिए? नहीं, सो हमने आज के दिन हमारा, जैसे आपने बताया, साम्राज्य ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ स्क्वायर फुट, हमने मोर देन 1000 ऑफिसेज डिलीवर कर दिए हैं 800 प्लस कंपनीज को, जो वर्ल्ड के बेस्ट कंपनीज है। सो जो एक सर्टेन टेक्नोलॉजी हमने अब बिल्ड कर दिया है कि जैसे एआई पहले ही महसूस कर लेता है आपको क्या चाहिए, शायद हम भी उस पड़ाव पे अब आ चुके हैं कि थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आवर एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग डिलीवर्ड मोर देन 1000 ऑफिसेज, वी आर एबल टू प्रिडिक्टिवली असेस, चाहे आप एक बाहर की कंपनी हो, मीडिया की कंपनी हो, या आप एक इंडियन ओल्ड स्टाइल कॉन्ग्लोमरेट हो। So in a way you have fixed templates? So you have fairly standardized templates, but depending on your unique needs, the templates can be customized. Okay. तो standardization is the name of the game, because आप बिना standardization आज के दिन 6 से 9 महीना पहले तो आप सोच ही नहीं सकते हो कि मेरे को नई ऑफिस चाहिए। हम अपने जब कस्टमर के पास एक प्रस्ताव रखते हैं, हम बोलते हैं हम आपको 60 से 90 दिन में वो ऑफिस दे देंगे। तो बिना टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्डाइजेशन तो आप ये कर ही नहीं सकते हो। बट साथ में हमें जो इस चीज़ की एहसास हुई, अगर यू एज अ यूज़र आर ओवरलोडेड विद अ लॉट ऑफ ऑप्शंस विदाउट नोइंग कि किस ऑप्शन की क्या प्रो एंड कॉन है, आप डिसीजन लोगे ही नहीं। So it's a problem of plenty हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी को आप कैसे स्टैंडर्डाइजेशन से, आपको जो ज़रूरत है केवल मैं वही दिखाऊं, और आपके मैं नीड को ऐसा असेस करूं कि मैं आपको बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट ना दूं। दैट इज़ अ बिगर इनोवेशन इन आवर माइंड रादर दैन कंटिन्यूइंग टू इनोवेट ऑन वर्कप्लेस डिजाइन। वो तो थीम्स आती रहेंगी, वो हम वर्ल्ड में जो भी बेस्ट चल रहा है वो हम वी विल फाइंड इट्स वे इन टू इंडिया। हाउएवर इनोवेशन इन मेकिंग श्योर कि आपसे वो डिसीजन हो, और हर चीज़ हम ऐसा स्टैंडर्डाइज करें कि हम आपको वो डिसीजन को 60 से 90 दिन, देखिए 10 मिनट में तो नहीं होएगा जो क्विक कॉमर्स की वो है, बट 60 से 90 दिन इज ऑल्सो अ बिग इनोवेशन, एंड इंडिया डिमांड्स इंस्टेंट स्पीड, विच इज़ वेयर वी हैव फाउंड आवर स्वीट स्पॉट। तो आज के दिन अगर हम देखते हैं हमारा जो स्पीड है और आज के दिन हमारा जो स्केल है, अगर ये दोनों को आप कंबाइन करके आपके सामने एट अ वैल्यू प्राइसिंग रखो, क्योंकि इंडिया का आपने जिक्र किया, इंडिया इज़ ऑल्सो वेरी वैल्यू कॉन्शियस, चाहिए हमें सब कुछ, लेकिन एट द सेम टाइम वी वांट इट एट वैल्यू। तो बाहर आप शायद प्रीमियम देने के लिए तो बाहर आप शायद प्रीमियम देना पसंद करो, बट यहाँ पे आप प्रीमियम दो नहीं। अगर आप ये चीज़ 20% लोअर कॉस्ट में दो और आपके एम्प्लॉयज़ को भी हैप्पी रखो, तो ये कॉन्सेप्ट तो चलेगा ही, क्योंकि आपका टाइम और मनी चला रहा है, बचा रहा है। आप जो आइडिया लेकर आए वो तो टिपिकल जो इंडियन सेंसिबिलिटीज हैं उसको सूट करने वाला आइडिया था। तो इस लिहाज से क्या आप ये कह सकते हैं कि आपकी शुरुआत कंपैरेटिवली आसान शुरुआत रही? हमारा शुरुआत इनफैक्ट आई वुड से आसान नहीं रहा। पहले 2 साल तो कोवर्किंग की जो थीम थी वर्ल्ड ओवर काफ़ी चल रही थी, और वर्ल्ड में जो भी आइडिया चलता है समवेयर फाइंड्स इट्स वे इनटू इंडिया, एंड दैट आइडिया क्लिक्ड। बट समवेयर आफ्टर बिल्डिंग स्मार्टवर्क्स फॉर 2 years वी समवेयर रियलाइज्ड कि शायद ये रॉन्ग नंबर हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि 75% जो सप्लाई है वो तो अभी भी नॉन इंस्टीट्यूशनल है, एक आइडिया अनऑर्गेनाइज्ड है। क्योंकि आज के दिन एक छोटा प्रमोटर है या छोटा लैंडलॉर्ड है, उसके पास एक बहुत अच्छी बिल्डिंग है, वो एक ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पा रहा है जिसके थ्रू बहुत बड़ी कंपनीज आके वो जगह ले। तो 90% तो डिमांड आपका ऑर्गेनाइज्ड है। तो समवेयर 2 साल सक्सेस करने के बाद हमें ये समझ में आ गया कि छोटे कंपनीज एंड स्मॉल स्टार्टअप्स को हम जो सर्व कर रहे हैं, आइडिया तो अच्छा है, बट यहाँ पे अब भारी मात्रा से कंपटीशन आ रहा है। हम यूथ हैं, हम अमेरिका से आए हैं, अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स तो सोचना ही पड़ेगा, एंड इफ़ यू आर नॉट डिस्ट्रप्टिंग देन समवन एल्स विल कम एंड डिस्ट्रप्ट यू। तो वहीं पे इक्वेशन हमारे माइंड में आया कि एक जगह 75% अनऑर्गेनाइज सप्लाई है और दूसरी जगह 90% ऑर्गेनाइज डिमांड है। अगर आप एक स्मार्टवर्क्स का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दो जहाँ पे आप ये सप्लाई लाओ, और आज के दिन अगर आप जब ऑफिस बनाते हो आपको अराउंड 25 से 30 सर्विसेज चाहिए, चाहे वो कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, टेक्नीशियन हो, एसी हो, यूटिलिटीज़ हो, हर जन के लिए आपको अलग शहर में अलग कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। अगर आप यही उस कंपनी को जाके बोलो कि हमारे पास बेस्ट ऑफिस सप्लाई है, हमने सारा ऑर्गेनाइज कर दिया ऑफिस सर्विसेज को, और हम 60 से 90 दिन में आपको एक आपका रेडीमेड ऑफिस देंगे जो आप होटल की तरह इस्तेमाल करें,
आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैप्पी भी रहेंगे इसके साथ। और एक सिटी में आप हमें आजमाएं, उसके बाद आप पैन इंडिया हर जगह हमारे साथ आए, क्योंकि हर जगह आपको वो स्टैंडर्डाइज एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये आइडिया क्लिक कर गया। तो आई वुड से आसान स्टार्ट वुड हैव लेफ्ट टू अ सब ऑप्टिमल एंड। आसान स्टार्ट जिसमें एक ब्रेक लग गया, सारे चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स लग गए, वो बन के फ्लाई कर गया। तो जो भी आसान है, इफ इट इज टू गुड और टू इजी, देन यू फॉर श्योर नो इट इज टू गुड टू बी ट्रू। ये तो है। अच्छा, मुझे बताइए कि कोविड वाला जो एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पर क्या आपने सबक सीखा? उस दौरान किस तरीके का एक झटका लगा, और उसके बाद क्या चेंज किया आपने स्मार्ट वर्क्स में कोविड के एक्सपीरियंस से? देखिए, कोविड ने वर्ल्ड ओवर एक भौचाल मचा दिया और इंडिया वाज एब्सोल्युटली राइट एट द कॉर्नर ऑफ वेयर दिस हैपेंड। तो एक तो हमारी लर्निंग है कोविड की और दूसरी लर्निंग है बिजनेस की। मैं दोनों लर्निंग आपके साथ आज के दिन शेयर करता हूँ। अच्छा। सो कोविड रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ रेजिलियंस, बिकॉज आपको समवेयर ये पता था कि इट इज गोइंग टू बी द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हु कैन विथस्टैंड द लॉन्गेस्ट। तो जो भी कोविड का टाइम निकाल दिया, आप देखिए आज के दिन उसका बिजनेस बूम कर रहा है। तो समवेयर जब मैं पहले इस चीज़ की जहन किया कि आपको डीप रूट्स एंड टॉल ट्रीज की फोकस करनी चाहिए, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, बिकॉज बिजनेस साइकिल्स तो आएंगे जाएंगे, बट ह्यूमैनिटी विल सुपरसीड ऑल ऑफ दैट। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे माइंड में कि हम फाउंडेशन हमारा बहुत स्ट्रांग रखें। सो कोविड के समय वी वर ऑल वेरी हम्बल टू एडमिट कि हमारा बिजनेस मॉडल हैज़ टू नाउ पिवट एंड चेंज। थैंकफुली फॉर अस, क्योंकि हम बड़े एंटरप्राइजेस पे फोकस कर रहे थे कोविड के पहले, एंटरप्राइजेस उस समय तक हमारे साथ ग्रो करते रहे और पैसे देते रहे, तो हमारे बिजनेस में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट हैड वी नॉट मेड दैट पिवट एंड हैड वी नॉट बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, वी वुड हैव रियली स्ट्रगल्ड ड्यूरिंग कोविड। एंड सेकेंड चीज विच आई नो इज स्लाइटली अनपॉपुलर इन टाइम्स लाइक दीज, बिकॉज समवेयर हमारा एक डेफिनेशन स्टार्टअप का ये भी है कि स्टार्टअप अगर हमें करना है तो हमें स्टार्टअप के लिए बहुत कैपिटल चाहिए, हमें बहुत फंडिंग चाहिए। समवेयर हमें हमारा वोकैबुलरी चेंज करना पड़ेगा। आज के दिन सुपर पावर वही स्टार्टअप है जो अपने खुद के रुपए से स्केल कर सकता है, जिसकी कैश फ्लो एंड यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि देन यू आर इन द ड्राइवर सीट डिसाइडिंग द डेस्टिनी ऑफ योर कंपनी रादर देन ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल कैपिटल। और कोविड टॉट दैट टू अस इन अनइक्विवोकल वेज कि कैपिटल रेज इज ऑलवेज गोइंग टू बी चैलेंजिंग, बट अगर आप अपने बिजनेस को इतना मजबूत बना दो कि आपका फोकस हैज ऑलवेज बीन ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो, which I hope and is my desire also for the new age companies which emerge in India. आप फंडिंग तो सेलिब्रेट करिए, बट साथ में आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो को और सेलिब्रेट करिए, क्योंकि उससे बहुत एक प्रोत्साहन मिलेगा। एंड कोविड में दिस वाज आवर बिगेस्ट लर्निंग। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। अब जो हमारा इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स वाला दुनिया में, तो वो इंडिया तीसरे नंबर पर आता है यूएस चाइना के बाद। ऐसे में जो नए उद्यमी हैं और जो 2047 इंडिया की जो सक्सेस स्टोरी है उसमें जो कंट्रीब्यूट करने चाहते हैं, चलते चलते उनके लिए बस आपकी तरफ से एक मंत्र। आई कैन सी ऑन द बोर्ड द टाइम्स अप, बट क्लियरली इंडिया का टाइम अप नहीं हुआ है। 2026 में अगर हम आज के दिन इंडिया के नंबर 3 बन गए हैं, हाँ। तो 20 साल में तो आप इमेजिन कर लीजिए हम कहाँ जा सकते हैं और कहाँ ये कितना बड़ा हो सकता है। तो लेट अस जस्ट कंटिन्यू बीइंग एट इट। इंडिया विल होपफुली इन 2047 क्लाइंब अप दैट लैडर। थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू सो Thank मच you. इस इंस्पिरेशनल बातचीत के लिए। हर्ष जी, चाहेंगे कि आप एक मिनट मंच पर रुकें, और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा एबीपी नेटवर्क के सीईओ सौरभ याग्निक जी का। आप कृपया मंच पर आएं और हर्ष जी को सम्मानित करें।